हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एचपी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराए गए स्टेनो टाइपिस्ट एग्ज़ाम का एप्टीट्यूड पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने इसी पेपर का हिंदी पार्ट जो है वो डिस्कस किया था। तो जो भी स्टूडेंट जो हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल या एचपी के अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। एक तरह से कहेंगे कि रिवीजन हो सकती है उनकी, अपनी प्रेपरेशन को चेक कर सकते हैं वो कि कितना उन्होंने प्रिपेयर कर लिया हुआ है, या फिर ये कहें कि उनको कौन कौन से टॉपिक आते हैं या कौन से टॉपिक अभी उनको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो कवर किए जाते हैं। बार बार वही टॉपिक्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में, मतलब उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन जो हैं हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि एप्टीट्यूड पार्ट जो है हर एक पेपर में, उसमें से भी कोई किसी पेपर में 5, किसी में 10, इस तरह से क्वेश्चन जो हैं इस अमाउंट में पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड पार्ट के कुछ क्वेश्चन जो इस पेपर में आए हुए हैं, इसमें हिंदी पार्ट से लगभग 18 क्वेश्चन आए हुए थे। और सिमिलरली हमारे पास जो आज का एप्टीट्यूड पार्ट है, इसमें भी नियर अबाउट 15 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो रहे हैं एप्टीट्यूड पार्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो जो है, इसका पहला क्वेश्चन जो है जो एप्टीट्यूड पार्ट से है वो है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ पेपर इज़ कॉल्ड इंक, इंक इज़ कॉल्ड पेन, पेन इज़ कॉल्ड बुक। तो ये थोड़ा सा इस तरह से माइंड में नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप पहले साथ साथ लिखते रहो, ठीक है, एक साइड में। कि पेपर को अगर हम इंक कहेंगे, पूरा पूरा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट लिख रही हूँ। इंक को हम कहेंगे पेन, ठीक है। तो जैसे ये पेपर और पेन सेम सेम पी हो गए तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। और पेन को हम क्या कहेंगे, बुक कहेंगे। और बुक को हम क्या कहेंगे, डिक्शनरी कहेंगे। डिक्शनरी को क्या बोला गया है, वाटर, ठीक है जी, वाटर कहेंगे। और वाटर को क्या कहेंगे आगे, मिल्क कहेंगे। तो आपको ये बताना है देन टेल विच थिंग इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग पर्पस। लिखने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ होगी। आपको पता है लिखा किससे जाता है, पेन से लिखा जाता है। तो हमारे पास जो पेन है उसको हम क्या कहेंगे, बुक कहेंगे, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आप देखिए, आपके पास ये आ रहा है, लिखा तो पेन से ही जाएगा, है ना। पर यहाँ पे पेन जो है उसको क्या बोला गया है कि पेन जो है वो एक बुक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो क्या आएगा, आपका बुक आएगा। ओके जी। इस तरह के क्वेश्चन भी देखने में मिलते हैं आपको एप्टीट्यूड पार्ट में, तो इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है, हाउ मैनी वर्किंग डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ 30 डेज। आपको अब यहाँ पे एक थोड़ा सा 30 डेज़ का कैलेंडर जैसा प्रिपेयर करना होगा, ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो आप देखिए 30 डेज़ के हिसाब से आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक एक वीक करके आप बना सकते हैं। 8 9 10 11 12 13 14, सिमिलरली 21 हो गया यहाँ पे हो गया आपका 15, ठीक है। 16 17 18 19 20 एंड 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29 एंड 30 आपका आगे चला जाएगा। अब 30 डेज़ का मंथ जो है उसका कैलेंडर रेडी हो गया। द फर्स्ट ऑफ विच इज़ सैटरडे। इसका जो फर्स्ट डे है वो क्या है, सैटरडे है। ओके एंड और क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ विच इज़ सैटरडे था, एंड सेकंड सैटरडे एंड एवरी संडे इज़ अ हॉलीडे। आपको बोला गया है कि हर एक सेकंड सैटरडे, सॉरी एक ही ये सेकंड सैटरडे आएगा इस मंथ में, और हर एक संडे जो होगा उसको अगर हॉलीडे है, छुट्टी है, तो कितने वर्किंग डेज़ बनेंगे टोटल इस मंथ में। तो देखिए अब आप कैलेंडर बना रहे हैं तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा आपको। ये आपका 1 तारीख को सैटरडे था, तो 2 को आपका संडे हो गया, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन 7th को आपका फ्राइडे आ गया,
और ये आया 8 को आपका सैटरडे। अब पहली तारीख को सैटरडे था तो 8 वाला सैटरडे जो है वो सेकंड सैटरडे हो गया आपका। ठीक है जी। अगेन 9 को संडे हो गया, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आप संडेज़ को हॉलीडेज़ हैं तो ये आपके संडेज़ जो हैं वो हमने इसमें निकाल दिए हैं, जिसको मैं गोला लगा रही हूँ वो संडे हैं आपके। ये 2 हो गए आपके, ये आपके 3 हो गए हैं। ठीक है, और ये 4 संडे हो गए हैं। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी एक संडे आ गया आपका। ठीक है, और आपका 8 तारीख को सेकंड सैटरडे है, वो भी ऑफ है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका 2 को संडे आया है, देन 8 को सेकंड सैटरडे आया है, 9 को संडे आया है, देन 16 को संडे आया है, देन आपका 23 को संडे आ गया है। ओके, देन अगेन आपका 30 को संडे आया है। तो इतने दिन निकालने के बाद आप बाकी दिन काउंट कर लीजिए कितने बचते हैं आपके पास। तो गिन लीजिएगा, ये 24 डेज़ जो हैं वो वर्किंग डेज़ यहाँ पे बनते हैं, लेकिन जो गिन लेना है आपने 30 में से इतने डेज़ माइनस कर दीजिए या काउंट कर लीजिए अगर कोई डाउट है आपको। तो ये जो गोले लगाए गए हैं ये काउंट नहीं करने, इसके अलावा वर्किंग डेज सारे काउंट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो है ही नहीं, मतलब आपके पास 24 आ रहा है पर 24 यहाँ ऑप्शंस में है नहीं, तो इसका राइट आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर, इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 to 80 विच आर डिविजिबल बाय 5 आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने पिछले जैसे क्लर्क का एग्ज़ाम देखा, स्टेनोटाइपिस्ट के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी ज़रूर आ रहे हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 to 80 विच आर डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से डिवाइड होने वाले, 5 से लेके 80 तक के सारे नंबर्स आपको लिखने हैं। ओके, आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब यानी कि छोटे क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा वाला ऊपर, बाकी सारे उसके बाद लिखने हैं। देन विच ऑफ नंबर विल ऑक्यूपाई 11th प्लेस फ्रॉम द टॉप। आपको टॉप से लिखना है तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं नंबर्स को। अगर आपको कोई समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको इस तरह से लैंडस्केप में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे अब पहले आप 5 to 80 नंबर जो हैं जो 5 से डिविजिबल हैं पहले वो काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए, सीधा सीधा 5 का टेबल लिख दीजिए। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, देन 40 हो गया, देन 45 हो गया, देन 50 हो गया आपका, 55 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, अगेन 75 हो गया, देन 80 हो गया। बस यहीं तक लिखने हैं। 5 से डिविजिबल हमने लिख लिए हैं। हमें बोला गया है कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, है ना, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप इसको ऊपर से नीचे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है जी। तो सबसे ऊपर कहने का मतलब हमारा 80 आएगा, देन 75 आएगा, देन 70 आएगा, इसी तरह से। अब आगे क्या बोला गया है कि कौन सा नंबर जो है वो ऊपर से 11th प्लेस पे होगा। अब ऊपर यानी कि यही हमारा टॉप पे है, तो यहाँ से 11th नंबर काउंट कर लीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका आ रहा है यहाँ पे 30, तो इसका राइट आंसर है 30। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो रिलेशंस से है। रिलेशंस भी एप्टीट्यूड पार्ट में ज़रूर एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आइए, इंट्रोड्यूसिंग सुरेश, सुभा सेड। सुभा ने सुरेश को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मतलब एक सुभा है और वो सुरेश को इंट्रोड्यूस कर रही है किसी के साथ। द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। मतलब मेरी दादी माँ जो हैं, ग्रैंड मदर जो हैं, उनका
एकमात्र पुत्र है इसके भाई का पिता। कहने का मतलब मेरी ग्रैंड मदर है ना। अब मेरी ग्रैंड मदर यानी कि सुभा की ग्रैंड मदर यानी कि उसकी दादी माँ, उनका इकलौता पुत्र, इकलौता मतलब सिर्फ एक ही बेटा है उनका, उनका एक ही बेटा मतलब क्या होगा, इसका फादर होगा सुभा का, ऑब्वियसली है ना। तो सुभा का फादर है अगर, तो इसका मतलब सुभा और जो हमारे सुरेश हैं जिसकी वो इंट्रोडक्शन करवा रही है, तो सुरेश और सुभा क्या हुए आपस में, भाई बहन हुए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो उसके सुरेश के फादर जो हैं वो सुभा की ग्रैंड मदर के इकलौते पुत्र हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, दैट इज बहन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमित इज 2 ईयर एल्डर देन सुमित। यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, देखिए जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको आप लिख लीजिए पहले साइड में कि अमित जो है वो सुमित से बड़ा है, ठीक है, सुमित से बड़ा है। ओके, हु इज़ 3 ईयर्स यंगर देन नरेश, ठीक है, जो नरेश से क्या है 3 साल छोटा है, तो नरेश इससे बड़ा हो गया ऑब्वियसली, है ना। आगे क्या है, इरफान जो है वो शौकत से 1 वर्ष छोटा है परंतु नरेश से 5 वर्ष बड़ा है, तो इरफान जो है वो नरेश से बड़ा है ना, पर शौकत से वो छोटा है ऑब्वियसली, है ना। इरफान जो है वो नरेश से बड़ा है पर वो शौकत से छोटा है, तो आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा हमारे पास कौन आ रहा है, शौकत आ रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका आ गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, तो ये डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको डायरेक्शंस के बारे में, कि आपको डायरेक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है, आपको डायरेक्शंस का पहले पता होना चाहिए। तो आप ज़रूर उस वीडियो को एक बार देख लें अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है। तो रमेश वॉकड 20 किलोमीटर टू ईस्ट। अब आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। हम इस तरफ नॉर्थ बनाते हैं, इस तरफ साउथ बनाते हैं, इस डायरेक्शन में ईस्ट बनाते हैं और यहाँ इस साइड में वेस्ट बनाते हैं। तो रमेश जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला है। ओके जी, ये चला दीजिए इसको 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 15 किलोमीटर। अब यहाँ पे वो इस साइड मुंह करके खड़ा है सामने की तरफ, तो किस साइड उसका लेफ़्ट होगा, ये उसका लेफ़्ट होगा, सॉरी ये उसका लेफ़्ट होगा और ये उसका राइट होगा। ओके, तो उसने राइट टर्न लिया है और वो कितना चला है, 15 किलोमीटर चला है। ओके, अब उसका फेस जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। उसके बाद अगेन ही टर्न टू हिज लेफ़्ट। अब इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करके अपने आप को इमेजिन कर लेना है इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करके खड़े हो जाएं तो आपका राइट और लेफ़्ट किस साइड आएगा, आपका राइट इस तरफ आएगा और आपका लेफ़्ट जो है वो इस साइड आएगा। ओके, फिर वह अपने बाएं मुड़ा, मतलब लेफ़्ट साइड मुड़ा और कितना चला, अगेन वो 20 किलोमीटर चला, ठीक है जी। अब कितना हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आफ्टर दिस अब वो इस तरफ फेस करके खड़ा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप अपने आप को इस डायरेक्शन में फेस करके देखिए, ये नीचे की तरफ आपका राइट आएगा और ऊपर की तरफ आपका लेफ़्ट आएगा। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज लेफ़्ट, अब वो फिर से लेफ़्ट टर्न किया और कितना चला, अगेन वो 15 किलोमीटर चला, ठीक है जी। तो हाउ फार इज़, अब वो यहाँ पहुँच गया हुआ है, ये भी 15 था, सामने वाला भी 15 है, ठीक है, यहाँ तक वो 20 आया हुआ है। ओके, तो अभी आपको ये बताना है कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, देखिए 20 किलोमीटर यहाँ से वो यहाँ तक चल के आया था, 20 ये हो गए हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उसने 20 किलोमीटर ही लिया हुआ है। तो डायग्राम के हिसाब से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 20 वो यहाँ तक चला है और 20 वो आगे चला है, तो टोटल वो कितना चला है, 40 किलोमीटर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू हिज फाइनल पॉइंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा इफ़। ये भी बड़ा ही लॉजिकल सा क्वेश्चन होता है, बस कंफ्यूजन इसमें ये होती है कि हम सॉल्व करते टाइम गड़बड़ कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कि प्लस को मल्टीप्लाई लिखना है, माइनस को डिवाइड लिखना है, मल्टीप्लाई को माइनस लिखना है और डिवाइड को प्लस लिखना है। तो जो आपके पास स्टेटमेंट है वहाँ आइए, 12 है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का मतलब क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो आप 48 कर दीजिए प्लस, फिर आगे आ गया आपका माइनस, माइनस की जगह आपको क्या लिखना है, डिवाइड लिखना है। तो आप 8 पे आ जाइए। देन है आपका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस करना है। ओके, तो 4 हो गया। फिर लास्ट है आपका प्लस, प्लस की जगह पे क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, ये बन गया अब आपका क्वेश्चन। ओके जी, वैल्यू इसकी नहीं निकालनी है। यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि वो इसी की वैल्यू निकालते रहते हैं, है ना। जो ये बोला गया है इसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब बोर्ड मास अप्लाई कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपको सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, प्लस और माइनस उसके बाद में करने हैं। चलिए, ये 12 हो गया, प्लस है 48 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से लिख देती हूँ मैं, माइनस साथ ही मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। 4 4 ज़ा 16, तो ये आपका 8 6 ज़ा 48 हो गया। तो 12 प्लस 6 हो गया, माइनस हो गया आपका 16। ठीक है जी, तो प्लस करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, पहले ऐड करते हैं। तो 12 प्लस 6 हो गया आपका 18, माइनस 16, लास्ट में आपका आंसर बचा है 2। तो राइट आंसर इज़ 2। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कोडिंग से। जो कोडिंग के लिए भी, कोडिंग डिकोडिंग का भी एक वीडियो हमने एप्टीट्यूड पार्ट के लिए या जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए एक बनाया हुआ है कि किस किस टाइप की कोडिंग आपको आ जाती है। लेटर सीरीज़ में भी है और न्यूमेरिकल जो नंबर सीरीज़ हैं उसमें भी बनाया गया है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये देखिए यहाँ पे, बट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। आपको ये जो क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस है इसको भरना है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल है हमारे पास, लेटर सीरीज़ कह सकते हैं हम इसको। तो इसके लिए बार बार मैंने बोला हुआ है आपको, हमेशा से मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी अल्फ़ाबेटिकली पहले लिख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है जी, ताकि आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप कंफ्यूज होते रहेंगे यहाँ पे। और ज़रा सी कंफ्यूजन मतलब गलत आंसर, तो गलत नहीं करना है। बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, आपको आराम से इसमें स्कोर करने का, अच्छा स्कोर करने का मौका मिलता है। तो इसको प्लीज़ गवाइए नहीं अपने हाथ से। तो प्लीज़ पहले लिख लीजिए ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई गड़बड़ ना हो। ओके, अब चलिए, ये है हमारे पास 3 नंबर वाले हैं ना, जहाँ पे 3 टाइप के हैं। देखिए, पहला पेयर है हमारे पास JX G। तो ये 3 नंबर वाले में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला वाला प्लेस है, पहला वाला डिजिट कह लो या पहला वाला लेटर कह लो, वो अलग पैटर्न फॉलो करता है, नेक्स्ट वाला अलग फॉलो करता है और उससे नेक्स्ट वाला अलग फॉलो करता है। तो इनको एक साथ जोड़ने की कोशिश कभी मत करिए, क्योंकि इससे आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक एक करके चलिए, देन आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पे आ जाइए। इधर सबसे पहले पे है J, नेक्स्ट वाले में सबसे पहले पे है H और उससे नेक्स्ट में है F। तो अगला है हमारा क्वेश्चन मार्क ना, तो वहाँ पे चलते हैं। चलिए, J है, J से अगला लिया गया है H। देखिए, बैक जा रहे हैं। ओके, एक प्लेस छोड़ के हम बैक जा रहे हैं या -2 कर रहे हैं, ठीक है। और H से नेक्स्ट है हमारा F। ओके, यहाँ भी हम बीच में एक प्लेस छोड़ रहे हैं, F की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर, ऑब्वियसली माइनस कर रहे हैं, है ना। ठीक है, -2 कर रहे हैं। तो अगला हमारा क्या होगा, एक प्लेस छोड़ देंगे हम, पीछे की ओर चलेंगे तो हमारा अगला आ जाएगा D। ठीक है, चेक कर लीजिए, अगला हमारे पास यहाँ B लिखा हुआ है, तो एक प्लेस छोड़ के हमारा अगला B ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, पहला वाला पकड़ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारे पास, यहाँ पे X है, अगले में T है। चलिए, ये रहा आपका X। X से T देखिए, 1
ये 2, ये 3, ये 4 प्लेस पीछे की ओर गए हुए हैं। ओके ठीक है, अगले पे चलिए। एक्स से टी गया है, टी से पी गया है, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस यहाँ भी हम पीछे की ओर गए हुए हैं ओबियसली। ठीक है जी, अब अगले के लिए भी हमें 4 प्लेस पीछे की ओर चलना है, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि अगला हमारा कौन आने वाला है, एल आने वाला है। ओके तो ये 2 तो हो गए, पहले वाले की जगह आएगा डी, अगले वाले की जगह आपका आएगा एल। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला बचा हुआ है उस पे चलते हैं, जो 3rd नंबर पे है उसकी ओर चलिए। यहाँ पे फर्स्ट वाले में 3rd पे है जी, उससे अगले में है जे, और उससे अगले में है एन। अच्छा जी, जी पे पकड़िए ज़रा, ये रहा आपका जी, जी से जे की ओर चलिए। देखिए अब ये फॉरवर्ड की तरफ चल रहे हैं, आगे की ओर +2 करके चल रहे हैं, तो जी से 2 प्लेस छोड़ के 3rd वाला उठाया गया है, तो जी से जे, जे से एन, 1 2 3, 3 प्लेसेस छोड़ के चौथा वाला उठाया गया है। ओके जी, पहले वाले में देखो पैटर्न देखना है आपने, लॉजिक पकड़ना है। यहाँ पे जी से 1 2 3 है ना, 3rd नंबर वाला उठाया गया था। देन अगला जे से 1 2 3 4th वाला उठाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 4, तो अगले में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो एन से चलिए 5 प्लेस की तरफ, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए, अगला एस आना चाहिए। ठीक है, इसको चेक भी कर लेंगे हम, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगले में लास्ट क्या है, वाई है, तो यहाँ से इस हिसाब से अगला जो है वो 6th नंबर वाले यानी कि 6th प्लेस वाला होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है DLS। ठीक है जी, तो ये 3 लेटर सीरीज़ हैं, मतलब 3 लेटर्स हैं यहाँ पे, तो हर एक लेटर जो वो अलग तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आप एक ही बार में इकट्ठे तीनों को लेके चलोगे तो आप बहुत तगड़ी कन्फ्यूज़न में फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो DLS बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए बनेगा आपका। चलिए, इस पेपर में भी हमारा एप्टीट्यूड पार्ट जो है वो 2 जगह कवर किया गया है। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अभी बाकी क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा आगे चल के हैं, चलिए उन पे चलते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा है और अच्छी तरह से समझ भी आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से आपको डिस्कस करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। ये आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। चलिए ये आ गए हमारे पास। नेक्स्ट चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 146 से। इफ़ ऑल द नंबर्स, ये देखिए ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 5 जो 5 से डिविजिबल थे, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया है। बहुत आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको सारे नंबर लिखने हैं 4 to 71 विच आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड होंगे। ऑब्वियसली 4 का टेबल लिख दीजिए। आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन विच नंबर विल बी द 8th प्लेस फ्रॉम द टॉप, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 5 की डिवीज़न वाला। अभी पीछे जैसे हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा इसी पेपर का, तो इसमें भी आपको यही करना है कि जो नंबर आपके 4 से डिवाइड होते हैं फ्रॉम 4 to 71 उनको लिख लीजिए। यही बोलेंगे कि 4 का टेबल लिख लीजिए। 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68। अगला हमारा 72 आएगा, पर यहाँ पे 71 तक करना था तो बस इतना ही होगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, यानी कि सबसे बड़ा ऊपर, बाकी उससे नीचे चलते जाएंगे। तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके जी। तो आपको अब रोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। अब आपको ये बताना है कि टॉप से 8 नंबर पे कौन आएगा, यानी कि इधर से काउंट करना स्टार्ट करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन आ रहा है आपका? 40 आ रहा है। तो 40 देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए है। बस हो गया, ये आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन ए। चलिए अगला जो है वो फिर से रिलेशन के ऊपर है। देखिए ये भी सेम वैसा ही है, अगर आप ध्यान से देखें। इंट्रोड्यूसिंग राजेश, नेहा सेड हिज ब्रदर्स फादर। यहाँ पे राजेश जो है वो नेहा को इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी से कि हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। वहाँ पे ग्रैंड मदर था, यहाँ ग्रैंड फादर है। क्वेश्चन लगभग सेम, लगभग क्या सेम ही है, सिर्फ कैरेक्टर बदले गए हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे राजेश जो है वो नेहा को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो नेहा के भाई है, नेहा का है ना, उसके पिता जो हैं वो मेरे दादाजी के यानी कि इसके ग्रैंड फादर, ठीक है, उनका इकलौता पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। इनका इकलौता पुत्र जो है वो राजेश का फादर हुआ, है ना। तो राजेश का फादर हुआ तो ऑब्वियसली नेहा का भी वो क्या हुआ, फादर हुआ। तो इसका मतलब राजेश और नेहा जो है वो आपस में क्या हुए, ब्रदर एंड सिस्टर हुए। तो यहाँ पूछा है नेहा किस तरह से रिलेट कर रही है राजेश से, तो नेहा राजेश की क्या लगती है, सिस्टर लगती है। ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कैरेक्टर उल्ट पुल्ट कर दिए गए हैं, कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन भी ज़रूर आता है पेपर में कि मोहन्स नंबर जो है वो 21st इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट। 65 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो मोहन का नंबर जो है वो 21st है क्लास में। ऊपर से चलें तो 21st है। अगर हम नीचे से काउंट करना स्टार्ट करें तो बट विल बी मोहन्स नंबर। तो मोहन का नंबर अगर हम नीचे से काउंट करेंगे तो कितना होगा, इसको आप लिख के सिंपली काउंटिंग के तौर पे भी कर सकते हैं। 1 to 65 काउंटिंग लिख लीजिए। अगर आप वैसे ही कर सकते हैं सिंपली, तो देखिए 21st नंबर उसका टॉप से है, नीचे से जब आप काउंट करोगे तो सिंपली आप इसको 65 - 21 जो है वो कर दीजिए। तो हमारा कितना आता है, 44 आता है यहाँ पे। पर 44 जो है वो हमारे पास हमने एक नंबर बढ़ा के लेना है, क्योंकि जब हम ऊपर से कर रहे हैं तो वो 21st है, नीचे से जब हम करेंगे तो वो 45th नंबर आएगा। आप इसको लिख के 1 2 3 इस तरह से भी कर सकते हैं 65 तक, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विभूज जंगर ब्रदर महिपाल इज़ ओल्डर देन रेवती। यहाँ पे देखिए इसको, इस तरह के क्वेश्चन को भी लिख लेना बेटर होता है। विभू, ये विभू है, इसका यंगर ब्रदर यानी कि छोटा वाला भाई है महिपाल, इज़ ओल्डर देन रेवती, मतलब वो रेवती से बड़ा है। यानी कि विभू का छोटा भाई है महिपाल, पर वो भी क्या है, महिपाल जो है वो रेवती से बड़ा है। ओके। प्रेमा इज़ यंगर देन सीमा बट एल्डर देन विभू। जो प्रेमा है वो सीमा से तो छोटी है पर विभू से बड़ी है। ऑब्वियसली ऐसे चलेंगे, हु इज़ द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे ऊपर आ गया वो सबसे बड़ा है। तो सीमा जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ी है। ओके जी। चलिए अगला जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा एप्टीट्यूड पार्ट का 150 क्वेश्चन। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ 16 सेंटीमीटर साइड। यानी कि एक क्यूब बनाना है, क्यूब ऐसे इस तरह का क्यूब जिसकी हर एक साइड जो है वो बराबर होती है। आपको एक बड़े क्यूब से जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है उसमें से छोटे क्यूब कितने बना सकते हो आप, जिसकी साइड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम वॉल्यूम से करेंगे। पहले बड़ा वाला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब
विद साइड 16 सेंटीमीटर साइड वाला जो है, आपको पता होना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। आप 16 का क्यूब भी कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो इसको, ठीक है जी। देन जो छोटा वाला क्यूब होगा जिसको हमने कट करना है उसका भी निकाल लीजिए। 4 सेंटीमीटर साइड है तो 4 क्यूब हो गया वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स जो हम कट कर सकते हैं वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वॉल्यूम आया है, बड़ी साइड वाला जो वॉल्यूम है उससे हम छोटी साइड वाला जो वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देंगे। जितनी कटिंग हो जाती है कर दीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर बनता है 64। तो इसका मतलब है कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो 16 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में से छोटी 4 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, 64 क्यूब जो हैं वो कट किए जा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है ये भी पेपर में, जैसे क्लर्क का पेपर हमने डिस्कस किया था एप्टीट्यूड पार्ट, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर पूछे गए हैं। तो एप्टीट्यूड पार्ट में इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आज के इस वीडियो में इतना ही। Thank you. Have a nice day.